अच्छा वो मैंने डिलीट कर दिए, उसको ना आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो इन सियासतदानों को मैंने अच्छे अलकाब से नहीं था याद किया, तो फिर वो उनके पैरोकार जो ब्लाइंड फॉलोअर है वो तप जाते हैं, और क्योंकि समझ बूझ तो उनमें है नहीं है। ये मैंने बड़ा 2 साल पहले या 3 साल पहले शायद लतीफ़ साहब ने ये एक इंकशाफ किया था कि मुझे थ्रेट्स भी की गई बैरूनी सफारतकारों की वजह से, और उन्होंने नाम लिया था कि अमेरिकन जो है ना सफारतकार जो है ना मुझे मुख्तलिफ तकरीबात पर थ्रेट करते कि तुम्हें इबरत के निशान बना देंगे और ये प्रोजेक्ट रोक दो। तो इसके अलावा ये जरदारी साहब वाला भी उन्होंने इंकशाफ किया था, और फिर ये भी कहा था कि मुझे इसी वजह से एयर चीफ नहीं बनाया गया, हालांकि मैं सीनियरिटी में पहले नंबर पे था। तो ये असल मसला है हमारे सियासतबाजों को, क्योंकि इनकी कुर्सियां बैरूनी मफादात से जुड़ी हुई हैं और बैरूनी आशीर्वाद से जुड़ी हुई हैं, और बैरूनी आलमी बदमाशिया को ये तकलीफ है कि इस महदूद तरीन बजट में जो ईरान और शायद अफगानिस्तान को जो अमेरिका देता रहा उससे भी कम है, और ये फौज कुछ अपने पल्ले से कारोबार, ये फौज के कारोबारों पे भी इन्हें तकलीफ है इसीलिए, वरना खुद ये बड़े बड़े कारोबार करते हैं सियासतदान कौमी मतलब अपनी हुकूमती असर रसूख को इस्तेमाल करके और टैक्स चोरियां कर करके वो कोई भी नहीं साबित करता, क्योंकि जजों को भी ये डरा लेते हैं, फिर वो अपनी मर्जी पे लगा लेते हैं। उनके खिलाफ ये सारों को पता है कि चीफ जस्टिस एक पर भी हमला किया था एक सियासी जमात ने, और फिर जजों को कौन तनकीद का निशाना बनाता है, उनकी वीडियोस कौन निकालता है और क्या होता है, सारा पता है। ये ब्लैकमेलर है सारे जत्थे, ये सियासी जितने भी हैं। तो इनको जो कर्जे देते हैं ना, ये एक किताब पढ़े ना, ये कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, तो वो एक बंदा था जॉन परकिंस जो इस टीम का हिस्सा था जो दुनिया में इसी तरह हुकूमतों को कंट्रोल करते हैं और कमज़ोर करते हैं मईशतों को, और IMF के ज़रिए और आलमी मालियाती इदारों के ज़रिए। तो उसने ये सारी चीज़ें लिखी थी कि हम किस तरह कंट्रोल करते हैं, क्या क्या हमारे तरीक़ाकार होते हैं, और जो किस तरह हम कत्ल भी करवाते हैं जिनका कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, और कुछ ऐसे कत्ल होते हैं जो बज़ाहिर हादसात होते हैं लेकिन असल में कत्ल होते हैं। तो इनको असल में तकलीफ ही यही है कि ये इस छोटे से बजट में ये जर्नैल इतने ख़तरनाक असला क्यों बना रहे हैं, जो इनको इस हद तक पाकिस्तान को महफूज बना गया है कि किसी भी बैरूनी जारियत की सूरत में जारे के दांत जरूर तोड़े जा सकते हैं, यानी उसके नाक मुंह से खून निकाल के एक आधा घुटना जरूर तोड़ा जा सकता है, अगर उसको जान से नहीं मारा जा सकता। वो यही हैरान होते हैं कि फौज कहाँ कहाँ से जुगाड़ लगा लेती है कुछ अपने कारोबारों से। ये DHA पे इनको और कोई एतराज नहीं है, ये फौज की फैक्ट्रियों पे और कोई एतराज नहीं है, वही एतराज BBC और CNN को है, इनकी उर्दू सर्विसेज को है, BBC को, और यही एतराज इन लोगों को है जो वो डॉक्यूमेंट्रियां बनाते हैं, वही उनकी जुबान आगे बोलते हैं। वरना अगर कोई भी जी शऊर अंदाजा करे कि पाकिस्तान के पास जितना एयरफोर्स के पास फ्लीट है, चाहे वो बहुत ज्यादा 5th जनरेशन का नहीं है, या पाकिस्तान आर्मी के साथ जितने पास टैंक हैं और जितना असला है, और या नेवी जिस तरह माशाल्लाह बड़ी तेजी से हमारी मजबूत हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? आप देखेंगे अक्सर ये सियासी जमहूरे और इनके जो बैक पे मीडिया के गिद्ध हैं वो यही कहते हैं कि जी हमने ये क्या करना है और हमने असला क्या करना है, और यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। तो भाई ये असला बन रहा है उस महदूद से पैसे को बड़े तरीके से इस्तेमाल करके, और कुछ अपने रिसोर्सेज है जिन पर तुम्हें एतराज है फौज के। तुम उन सियासतदानों से क्यों नहीं पूछते जो 82% बजट खा जाते हैं और अपने लिए वो 2-2 हज़ार अरब रुपए से ज्यादा जो है ना मराहत रखते हैं। ये एक हमारे माशियात थे इन्हीं के अपने स्टैटिस्टिक डिवीजन के, उन्होंने पीछे डिस्क्लोज की थी बात कि बजट का 22% ये अपनी अशराफिया की मराहत पे खर्च कर देते हैं, फौज के बजट से बहुत ज्यादा है। तो उधर नहीं बोलते, उन्हें असल में तकलीफ ये है, ये जिनके गुमाश्ते हैं ये सियासतदान और इनके मीडिया के अक्सर टैंकर नुमा एंकर, कि भाई ये कहाँ से ये पैसा आ रहा है और कहाँ से पाकिस्तान ये लॉन्ग रेंज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो एक करोड़ डॉलर का भी है, और ये प्रोग्राम अरबों डॉलर के हैं। ये इन्हें तकलीफ है, इसीलिए कहते हैं, कभी वो BBC भी जो है ना उर्दू भी डॉक्यूमेंट्री बनाता है कि दूध और गोश्त का कारोबार करने वाली फौज और सीमेंट बेचने वाली फौज, वो यही है कि हमने तो मैशत तबाह भी करवा दी इन सियासतदानों के जरिए, हमने सब कुछ तबाह करवा दिया है। तो ये महदूद सी रकम से ये इतना खतरनाक असला क्यों बना रहे हैं और इतनी खतरनाक फौज इन्होंने क्यों तैयार की हुई है? इसीलिए तनकीद का निशाना पाक फौज है। जो भी आता है वो कर्जे लाता है, मैशत को कंट्रोल करता है, दफा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब दफाई बजट हमारा कम हो रहा है 2-3 साल से डॉलर डिवैल्यू होने से और मैशत गिरने से, लेकिन माशाल्लाह हमारा असला जो है ना फिर भी जदीद आ रहा है। तो ये इन्हें तकलीफ है, फौज के कारोबारों से भी यही तकलीफ है, DHA से भी इन्हें यही तकलीफ है, और हमारे जर्नैलों से भी यही तकलीफ है कि क्यों ये हमें अहमद करजई, अशरफ गनी और जलाल तालिबानी और अयाद अलावी नहीं बनने देते, कठपुतली हुक्मरान नहीं बनने देते। पाकिस्तान मिलिट्री ये चाहते हैं मिलिट्री फाल कर जाए और मिलिटरीली ये यहाँ पे शिकस्त हो जाए, और उसके बाद जनाब हमें कोई पूछने वाला ना हो, हम खुला लूटें,
اور عالمی استعمار کے یا پڑوس کے کسی دشمن کے زیر سایہ ہم اسی طرح حکومت کر سکیں، اور اس میں پھر نام نہاد آزادی، پھر یہ جب عوام کی عزتیں ناکوں پہ لٹیں گی، جب عوام کے گھروں پہ دشمن فوج کے چھاپے پڑیں گے اور عوام اپنی عزتوں کو جو ہے نا سامنے لٹتے دیکھ کے یاد کیا کریں گے کہ وہ چوڑے اور طاقتور سینے اور وہ ہمارے گرجتے ہوئے جہاز اور ٹینک کدھر گئے ہیں، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یہ اس صورتحال کے لیے یہ سارے ہماری فوج اور ہماری جرنیلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ ہم اشرف غنی، احمد کرزئی اور وہ عراق کی کٹ پتلی حکومتوں کی طرح عالمی بدماشیہ کے زیر سایہ کھلم کھلا جمہوریت کو بحال کر سکیں۔ باقی جمہوریت سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ یہ کس طرح کی جمہور کی حکمرانی ہے کہ ایک ان کا وزیر گزرتا ہے تو پروٹوکول کی گاڑیاں عوام کو رون دیتی ہیں، یہ ناکے لگا کے روٹ لگا کے گزرتے ہیں، یہ عام آدمی کو ملتے نہیں ہیں۔ یہ عام آدمی جو 25 ہزار میں سسک رہا ہے، یہ اس کے لیے جو ہے نا اس کے پلے سے یہ کروڑوں اربوں روپے کی مراحت لیتے ہیں، یہ تو اور ڈیلیور کچھ بھی نہیں کرتے عام آدمی کو ایک پٹواری سے، ایک پولیس کے سسٹم سے اور ایسے لاغر اور کرپٹ سسٹم سے یہ گزارتے ہیں کہ خدا کی پناہ افریقہ کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہوگا۔ اور نہ یہ وسائل دیتے ہیں قانون ساز پولیس کو، نہ یہ کسی ایسے کوالٹی گورننس دیتے ہیں۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ اصل میں ان کو تکلیف یہی ہے کہ ان جرنیلوں کی وجہ سے بہترین فوج کیوں تیار ہو رہی ہے جو ہماری مکمل لوٹ مار کی راہ میں رکاوٹ ہے، ورنہ یہ کوئی عوام کے ہمدرد نہیں ہے۔ عوام کے اسپتالوں میں یہ علاج نہیں کرواتے، عوام کے اسکولوں میں ان کے بچے نہیں پڑھتے، یہ سارا ایک ڈونگ رچایا ہوا ہے۔ اسی لیے افواج پاکستان اور جرنیل تنقید کی زد میں رہتے ہیں، ان کی بھی اور عالمی بدماشیہ کی بھی، کیونکہ یہ آخری رکاوٹ ہے عالم اسلام کے بھی مکمل فال کی راہ میں۔ ترکی اور پاکستان کے علاوہ فوج رہ کس ملک کے پاس گئی ہے طاقتور، اور یہ انہی کے اسی لیے جو ہے نا یہ ان دونوں ملکوں کا گھیراؤ کر رہے ہیں اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے